बच्चों, आपका हिंदी मीडियम की क्लास में सारे हिंदी मीडियम्स के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको अगर मेरी क्लास में जरा सा भी इंटरेस्ट आए और आपको थोड़ा थोड़ा क्लास मेरी समझ में आए तो बेटा एक काम करना, आप मुझे कमेंट करना और बताना कि सर हमें समझ में आ रहा है। तो हम इनकम टैक्स को हिंदी में मीन्स आयकर को हम पूरा हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर कर आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिले। वो बच्चे जो ग्रामीण अंचल में होते हैं, वो बच्चे जो किसी वजह से क्लास नहीं जा पाते, लाइक वो किसी प्रोफेशन में है, जॉब में है, उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है ये वीडियो। और मेरे पास बहुत दिनों से व्हाट्सएप में मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर कुछ हिंदी मीडियम के अंदर में भी आप इनकम टैक्स को पढ़ा दो। तो बेटा मैं ये वीडियो प्रॉपर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने बनाई है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अगर मन करे तो इसका मैंने इंग्लिश लेक्चर भी बनाने का फैसला किया हुआ है। अभी हालांकि 11th और 12th की मेरी इंग्लिश की क्लासेस सारी चल रही हैं, क्लास 11th और 12th कॉमर्स ग्रुप के बच्चों के लिए, मगर ये जो है क्लास जो है बीकॉम फाइनल ईयर, बीबीए सेमेस्टर में जो आएंगे, कुछ बच्चे सीए सीएमए के अंदर में जाएंगे, तो उनके लिए काफी हेल्पिंग होने वाला है मेरा बच्चा। तो बेटा आज हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना कि आप क्लास नर्सरी से लेकर आपने जो बीकॉम सेकेंड ईयर तक पढ़ा उसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आते हैं, और शायद कुछ ऐसी भी चीजें हमने पढ़ी हुई है जो सिर्फ पढ़ा है, शायद वो कभी दोबारा हम देखें भी ना बेटा और कभी काम भी ना आए। लेकिन ये वाला जो सिलेबस है इनकम टैक्स, मुझे लगता है कि इस देश में नहीं वरन वर्ल्ड में भी जितनी भी देश में काम हो रहे हैं, आर्थिक तौर पर काम होते हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उन हर जगहों पर इनकम टैक्स को लेकर बातें होती हैं। हो सकता है बहुत सारे देश ऐसे भी हो जहां इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, मगर मैं सिर्फ उन देशों के बारे में बात कर रहा हूं जहां आयकर लगते हैं। तो बेटा इस भारत देश में आयकर का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, और जो बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, मुझे लगता है उनके पास आने वाले कुछ समय के बाद एक अच्छी नौकरी भी आ जाएगी, बच्चे जॉब भी आएगा आपके पास में। सर क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये जो देश है हमारा भारत देश, धीरे 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 जॉब से ज्यादा बिजनेस पर आधार हो रहा है। मैंने पहले लोग जॉब के लिए ज्यादा भागते थे मेरे बच्चे, अब लोग बिजनेस की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। पहले छोटे छोटे कारोबार में लोग हाथ लगाने से डरते थे, आज एग्जांपल है एमबीए चाय वाला, और ऐसे कई सारे शॉपकीपिंग नई नई आई है भारत में। तो अब जैसे जैसे मेरे बच्चे आधुनिक युग के अंदर आप जाओगे तो व्यापार आपको ज्यादा नजर आएगा, और जैसे जैसे व्यापार ज्यादा नजर आएगा वैसे वैसे कर चुकाने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जितना ज्यादा हमें कर के बारे में नॉलेज हो, उतना हम अपने नॉलेज को सेल करके पैसे कमाएंगे। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अपने नॉलेज को सेल करके कैसे पैसे कमा सकते हैं सर? अरे मेरे भाई, जब तुम सीख जाओगे इनकम टैक्स के बारे में और कोई बंदा तुम्हारे पास एडवाइजर लेने आएगा कि भाई तुम जानते हो क्या, तो आप बोले वेट, तुसी चिंता ना करो, मैं इनकम टैक्स जानता हूं भाई, आयकर के बारे में मुझे सब मालूम है, मैं तुम्हें सब कुछ करके दे दूंगा। तो है जॉब, और अच्छा खासा जॉब है यार, बहुत काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा इस देश में दो प्रकार के कर होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर तो हम पढ़ने वाले, और सर वो अप्रत्यक्ष कर जो आप बोल रहे हैं वो क्या है? बेटा वो जीएसटी में आजकल कन्वर्ट हो गया है। पहले उसे हम अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी नहीं कहते थे, अब उसका नाम जीएसटी पड़ गया है। पहले वो अप्रत्यक्ष कर ही था, अब उसे हम जीएसटी कहते हैं। सर प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर को अप्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? तो सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष कर जो है हम सीधे तौर पर चुकाते हैं, हमें मालूम होता है कि हम यहां इतना टैक्स भर रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे बेटा मान लो मैंने पिछले साल 1 लाख रुपए कमाया या 10 लाख रुपए मैंने कमाई की। अब 10 लाख रुपए की कमाई में कुछ तो टैक्स फ्री हो जाता है, और जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा आया तो सरकार की तरफ से फोन आता है, या एक मस्ती कर रहा हूं, लोग बोलते हैं या नियम कहते हैं कि भाई विशाल तुमने जो भी कमाई की है ना पिछले साल, उस 10 लाख की कमाई पर आपको भारत सरकार को इतना रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं खुद ऑन द वे अपने हाथ से वो टैक्स भर रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूं, इसलिए उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। और सर अप्रत्यक्ष कर को अप्रत्यक्ष कर क्यों कहा जाता है? बेटा वो टैक्स जो हम चुका देते हैं और हमको पता ही नहीं होता, वो अप्रत्यक्ष कर हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हो
और आप जाते हो, मान लीजिए 150 रुपए, 150, 150 रुपए की आप टिकट खरीदते हो, तो सामने में एक महिला बैठे रहती है, आप पूछते हो कितना हो गया मैडम टिकट का, वहां से आवाज आती भैया 150 रुपए, तो आप अपने जेब से 150 रुपीज दे देते हो। लेकिन जैसे ही आप उसे बेटा 150 देते हो, उसमें टिकट की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्सेस भी इंक्लूड होता है। दूसरा, आप जब भी पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हो, ओ भैया 100 का डाल दो, 100 का डाल दो, 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, आप 100 रुपए दे देते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि उसमें भी कुछ आपने टैक्स पे कर दिया है, कुछ कर आपने वहां भी चुका दिए हैं, तो वो कर कहलाते हैं मेरे बच्चे अप्रत्यक्ष कर। तो आज हम पढ़ने जा रहे वाले हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। और सर क्या आप हमें अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी भी पढ़ा देंगे? बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना मेरा इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और आप देख रहे हो। अगर मुझे लगा कि मेरे बच्चे को इससे हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली यार बेटा मैं इसके जीएसटी के भी लेक्चर लेकर आऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज प्रत्यक्ष कर के बारे में। जैसे कि मैंने बहुत देर से आपसे कहा, कभी भी कोई पूछे कि ए भैया आयकर क्या होता है, तो आप कहिए आय मतलब जो आपने कमाई की है, उस कमाई पर जो कर का आप भुगतान करते हो, इसीलिए कहते हैं उसे आयकर। आय कमाई, उस आय पर मैंने कर चुका दिया तो आयकर। और आयकर जो है कौन सा कर है बच्चों? प्रत्यक्ष कर। क्यों प्रत्यक्ष कर? मैंने कुछ देर पहले कहा, तो आय पर चुकाया जाने वाला कर आयकर, और आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। जो प्रत्येक मतलब हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सारे बेटा सारे व्यापारी चुकाते हैं, व्यापारी सारे पेशेवर लोग चुकाते हैं। सर ये पेशेवर कौन होते हैं? व्यापारी को तो हम ढूंढ लेते हैं, पेशेवर कौन होते हैं बेटा? डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, ये सब पेशेवर लोग हैं जो अपनी टेक्निक से पैसे कमाते हैं, लाइक मी। तो बेटा भारत में रहने वाले सारे व्यापारी, सारे पेशेवर व्यक्ति, सारे कर्मचारी जो कहीं नौकरी करते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति भी अगर पैसे कमा रहा है तो वो अपने एक साल जितना भी काम करेगा उसकी कुल आय पर वो आयकर चुकाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बेटा, और बड़े प्यार से पढ़िएगा आयकर के साधन। तो एक दिन हमारा देश, मैं थोड़ा आर्टिफिशियल कहानियां ज्यादा सुनाऊंगा बेटा ताकि आपको समझ में आए। एक दिन हमारे वित्त मंत्रालय के अंदर में हमारे जो वित्त मंत्री बैठे हुए थे, वहां से हमारे प्रधानमंत्री जी का फोन आया, भाई और बहनों, बोले क्या है? और भैया वो आप लोग ठीक से कर की वसूली नहीं कर रहे हैं, अगर कर नहीं वसूल करोगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो वित्त मंत्री ने कहा नहीं नहीं सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कर वसूल कर लूंगा। सामने में एक सेक्रेटरी खड़ा था, तो सेक्रेटरी देखा, बोला सुना, फिर फोन कट गया। देखो प्रधानमंत्री ने फोन किया, हमारे यहां कर का वसूली ठीक से नहीं हो रहा है। तो सेक्रेटरी बोला सर कैसे वसूल करें? बोले सर कितने लोग आय कमाते हैं, कैसे पता करें कि सर आय कहां से आ रहा है? कैसे पता कर पाएंगे? कोई कहीं से पैसे कमा रहा है, कोई नौकरी करता है तो उसको वहां से पैसे मिलते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई लड़की होती तो जाती है रंगोली वंगोली लगा लेती है, वही पैसे कमा रही है, कई लोग बटुआ मार लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। सर इतना सारा लोग पैसा कमाते हैं, इतना सारा साधन है पैसे कमाने का, हम कैसे कर की वसूली करें? तो वित्त मंत्री ने कहा देखो सेक्रेटरी तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम एकदम सही कह रहे हो। अगर हमें ये कर को सही ढंग से आयकर को वसूल करना है तो ऐसे अलग अलग जाएंगे तो बड़ा तकलीफ होगा। वही तो कह रहा हूं सर। तो बेटा एक काम करो, आयकर के 5 स्रोत बना लो। बोले सर वो क्या? बोले ऐसे लोग 5 स्रोत बेटा, ये है 5 वो हेड। आइए अब इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। वर्तमान समय में बेटा, वर्तमान समय में आय के असीमित साधन है। आय के असीमित साधन मतलब बहुत तरीके से अब लोग पैसे कमा रहे हैं। इन असीमित साधनों के कारण इतने ज्यादा कारण हो गए कि हर आयकर अधिकारी को आयकर की गणना करने में काफी कठिनाइयां हो रही हैं।
सर कैसे भैया? अलग अलग तरीके से लोग पैसे कमा रहे, मैंने अभी आपको समझाया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो काफी कठिनाइयां होती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे देश में एक अधिनियम बनाया गया, वो आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया। 1961 में एक अधिनियम का प्रस्ताव आया, उसमें कहा गया कि भाई हम टैक्स की वसूली के लिए हम बेटा इस साल बीकॉम के अंदर में, बीसीए, बीबीए में, सारे जगह पे यही 5 सिलेबस है आपका। इन असीमित साधनों को बेटा हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया भारत सरकार ने। कहा पहला वेतन शीर्षक से आय, मकान संपत्ति शीर्षक से आय, व्यापार पेशे से आय, पूंजी लाभ से आय और अन्य साधनों से आय। तो बेटा भारत में आयकर की वसूली के लिए भारत सरकार ने टोटल 5 आय के शीर्षक बना लिए बच्चों, और बेटा यही आपका सिलेबस का आधार भी होगा। यानी पूरे साल आपको ये 5 हेड ही पढ़ने हैं। इन 5 हेड्स को पढ़ने के बाद आपके टोटल इनकम कैलकुलेट होते हैं। तो बच्चों इसमें से कोई भी एक हेड आपका शीर्षक खराब नहीं होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं बेटा इनमें से कौन कौन से शीर्षक क्यों बनाए गए। चलिए हम देखते हैं यहां पे पहला वर्ड आ रहा है वेतन शीर्षक से आय। पहला तो ये शीर्षक क्या है सर, इसको भारत सरकार ने क्यों बनाया? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, भारत में ऐसे व्यक्ति जो कहीं भी जाते होंगे बेटा और जॉब करते होंगे, आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो नौकरियां करते होंगे, और नौकरियों को करने के बाद, रोजगार करने के बाद जब उनको पारिश्रमिक के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं, और आप अगर टैक्स भरने जाओगे तो आप पूछोगे सर मैं कौन से शीर्षक के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हूं, तो आपको बोला जाएगा कि आप वेतन शीर्षक से आय में शामिल होगे। मींस जब किसी भी कर्मचारी को, सर कर्मचारी कौन? जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, उसके काम करने के बदले उसके सर नियोक्ता कौन? जो आपकी नियुक्ति कर रहा है, मतलब जो आपको काम पे रख रहा है, से आपको अगर कोई पारिश्रमिक यानी पैसे मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं वेतन। इसका मतलब अगर नियोक्ता के द्वारा प्रदान की गई राशि कर्मचारियों के लिए वेतन कहलाती है। यहां यह बात ध्यान रखना है कि वेतन वाले शीर्षक में लाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में संबंध होना अनिवार्य है। सर मतलब ये संबंध क्या है? जैसे बेटा मैं कहीं पर पेंटिंग का काम करने के लिए गया, मैंने पेंट कर दिया और मेरे को बदले में जो पैसे मिले, ये वेतन शीर्षक में आय में नहीं जाएगा, इसे मजदूरी कहते हैं। तो सर क्या मतलब नियोक्ता कर्मचारी का जो संबंध आ रहा है वो क्या? बेटा मैं जा रहा हूं और मेरे को वहां से नियुक्ति पत्र मिला है, अब हर महीने में जाता हूं, हर महीने काम करता हूं, हर महीने का आखिरी तारीख को मेरे को सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, वो इस हेड में आएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसके यहां नौकरी कर रहा हूं और वो कह रहा है कि विशाल हमारा कर्मचारी है, तो ये बना वेतन शीर्षक से आय। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति भारत में जो कहीं भी रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बदले उनको जो भी प्रतिफल स्वरूप पैसे मिलते हैं, उससे होने वाली आय को हम बेटा वेतन शीर्षक से आय में शामिल करेंगे। ये पूरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हो। सेकंड बनाया भारत सरकार ने बच्चों, ऐसे व्यक्ति मकान संपत्ति से। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है ये, और हमारे शहर में तो काफी ट्रेंड चल रहा है इसका, तो आजकल काफी काम हो रहा है। सर वो क्या है? अगर आपके पास में एक से ज्यादा मकान है और आपने अपना कोई मकान किसी को किराए पर दे दिया है, अगर आपने अपना मकान बेटा किसी व्यक्ति को किराए पर दे दिया और आपको किराए मिल रहा है, ध्यान रखना वो मकान के मालिक आप होने चाहिए। अगर आप खुद के मकान के मालिक हो और आपने अपने मकान का स्वामित्व वाला मकान आपने किसी दूसरे को किराए पर दिया और उससे जो आपको आय होगी उसको हम शामिल करेंगे बेटा मकान संपत्ति शीर्षक से आय में। याद रखिएगा, ऐसा नहीं हुआ ए रामू कहीं गांव जा रहा था, ए विशाल भैया मैं गांव जा रहा हूं 6 महीने के लिए, हाँ तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं कुछ करो मत, तुम मेरा मकान थोड़ा संभाल लोगे? हाँ हाँ रामू तुम जाओ, मैं तुम्हारा मकान संभाल लूंगा, बाय रामू। रामू चला गया। अब रामू का मकान 6 महीने बाद, ए रामू
कंफर्म है ना 6 महीने बाद? हाँ हाँ विशाल एकदम कंफर्म है, मैं 6 महीने बाद। अब मालिक कौन है रामू? मैं। तो मेरी पत्नी ने मुझसे बोला, सुनते हो ये जो मकान है, मकानवा का क्या करिएगा आप तो घर में रहते हैं। अरे तुम चिंता ना करो, वो जो मकान रामू का है अपन किसी को 6 महीने के लिए दे देंगे किराए पे, उससे हर महीने आय मिलना शुरू हो जाएगी। सच में ऐसा होगा? हाँ क्यों नहीं होगा। अब मैंने उससे वो किराए पर दे दिया किसी शंभूनाथ को। अब शंभूनाथ से हर महीने मेरे को किराया मिल रहा है। ये मकान संपत्ति से आय में शामिल नहीं होगा बेटा, ये मेरे लिए अन्य साधनों से आय बन जाएगा। सर क्यों? क्योंकि उस मकान का मैं स्वामी नहीं हूं। अगर उस मकान का मैं स्वामी होता और उस मकान को मैं किसी को किराए पर देता, फिर किराया मिलता, तो उसे हम मकान संपत्ति से आय में शामिल करेंगे। मैं मकान का मालिक होना चाहिए और वो किराएदार भी होना चाहिए, तभी हमारे बीच में ये अनुबंध होगा, तब उसे हम मकान संपत्ति से आय शीर्षक में शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद थर्ड हेड आया, 5 हेड है। पहला वेतन शीर्षक से आय, दूसरा मकान संपत्ति शीर्षक से आय, तीसरा हेड जो इस देश की पूरी आधार कह सकते हैं, सबसे ज्यादा भारत सरकार को यहीं से कर की वसूली होती है, वो है व्यापार, जो लोग बिजनेस करते हैं, और पेशेवर लोग जो पेशा करते हैं। जितने भी पेशेवर लोग होते हैं, सर पेशा वाला वर्ड क्या है सर? जैसे मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सब पेशेवर होते हैं। क्रिकेटर अमिताभ बच्चन साहब, फिल्म एक्टर लोग, सब पेशेवर लोग हैं। तो इस हेड में किनको शामिल किया जाता है? पहला व्यापारियों को, और सर पेशेवर को। सर व्यापारी किसको बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अपने दुकान से माल खरीद रहा है और माल को बेच रहा है और उसे उस पर लाभ हो रहा है, और उस लाभ पर जो वो आय अर्जित करेगा उसको हम व्यापार की आय में शामिल करेंगे। और सर पेशेवर कौन हुआ? बेटा ऐसे लोग जो व्यक्ति अपने शैक्षिक योग्यता से, मतलब जैसे मैं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बदले में अगर मैं आपसे फीस लूंगा, वो यहां आएगा। डॉक्टर आपको देखता है, बदले में 300-500 रुपए का बदले में चार्ज करता है, वो यहां आएगा। वकील आपके यहां का केस लड़ता है, बदले में जो आपसे पैसे लेता है, पहले पढ़ाई किया फिर केस लड़ रहा है। डॉक्टर पहले डॉक्टरी पढ़ाई किया फिर आपसे पैसे ले रहा है। तो ऐसे लोग जो अपने विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोई आय कमाते होंगे, उसे हम पेशे से आय में शामिल करेंगे। तो पहला हेड फिर से वेतन शीर्षक से आय, ऐसे लोग जो कहीं नौकरी करते हैं, पैसे मिलते हैं, उनको वेतन शीर्षक से आय में शामिल करेंगे। सेकंड है बेटा मकान संपत्ति से आय। अगर आपने अपना मकान किसी को किराए पर दिया है और उससे अगर आपको कोई आय अर्जित होती है तो उसे हम मकान संपत्ति में शामिल करेंगे। तीसरा हेड है व्यापार और पेशे की आय। अगर आपने कोई व्यापार किया या पेशे से कोई आय अर्जित की तो उसे हम इस हेड में शामिल करेंगे। चौथा आय पूंजी लाभ। सर ये क्या चीज है? अरे भाई, तो आजकल तो जिसको देखो छोटा छोटा बच्चा लोग भी आजकल ये पैसा कमाने की सोच रहा है। सर क्या बोल रहे हो? अरे शेयर मार्केट सुना होगा ना भाई, शेयर में लगाने से बहुत पैसे कमाते हैं। शेयर मार्केट, ऐसे लोग जो अपना कोई पुराना जमीन वगैरह बेचते हैं बेटा, घर में रखा हुआ पुराना सोना चांदी बेचते हैं बेटा, पूंजीगत संपत्तियां जिसको अपन कहते हैं। अगर आपने, यदि कोई भी करदाता मतलब टैक्स पेयर अपनी पूंजीगत संपत्तियों को बेच रहा है और उससे उसको कोई लाभ हो रहा है तो इसे हम कहेंगे पूंजी लाभ। तो पहला वेतन शीर्षक से आए जो कहीं नौकरी किया, दूसरा मकान संपत्ति से आए जो अपना मकान किराए पर दिया, व्यापार और पेशे से आए, चौथा क्या बोला बेटा मैंने? पूंजी लाभ। और लास्ट हेड है मेरे बच्चों, और ये पांचों हेड 5 चैप्टर बनाएगा और ये चैप्टर कोर्स इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को 5 हेड आ गया, सर आप 5 हेड पढ़ाओगे, वो डिपेंड करता है आप कितना लाइक कर रहे हो, कितना कमेंट कर रहे हो, कितना सब्सक्राइब कर रहे हो। बेस रहेगा तो मैं जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनाकर दूंगा। अन्य साधनों से आए सर कौन? बेटा जो चारों हेड में नहीं आए, वेतन कमा रहे हो वेतन शीर्षक में चला गया, मकान किराए पे दिया मकान संपत्ति में चला गया, बिजनेस कर रहे हो व्यापार में चला गया, डॉक्टर इंजीनियर हो पेशे में चला गया, अपनी जमीन बेच दिया पूंजी लाभ में, लॉटरी में चले गए केबीसी खेलने के लिए। ये रहा आपके पास अगला सवाल, आप जीतते हैं 2 लाख। ये जो 2 लाख है ये सैलरी नहीं है, ये अन्य साधन है बेटा। ये ना सैलरी है, ना ये मकान आपने किराए पे दिया, ना वहां कोई बिजनेस कर रहे थे, ना कोई आपने पुरानी जमीन बेची है। ये जो इनकम हुई वो हो गई अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। जैसे मैंने बैंकों में पैसे जमा किए और मुझे बैंक से ब्याज मिलता है,
तो जो मुझे बैंक से ब्याज मिल रहा है वो भी मेरे लिए अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, अन्य साधनों से आए, जिसके लिए जो चारों हेड में ना आए वो पांचवें हेड में चला जाएगा। आप गाना गाने चले गए इंडियन आइडल में, तुझे देखा तो ना जाना सनम, तो भैया वहां आप जीत गए, आप जीतते हैं इंडियन आइडल, आपको मिल गए 2 लाख रुपए, तो वो अन्य साधनों से आए। तो ध्यान रखिएगा बेटा, हमारे देश में टोटल 5 हेड बनाए गए। पहला हेड है वेतन शीर्षक, दूसरा हेड है मकान संपत्ति शीर्षक, व्यापार और पेशे की शीर्षक, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आए। तो बेटा हम अगली क्लास में आपको एक एक हेड के बारे में पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा पूरे बीकॉम फाइनल ईयर का कोर्स मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा, बीबीए वाले बच्चों के लिए भी, और जितने बच्चे सीए सीएमए कर रहे हैं, इतना डीप जाऊंगा इसके अंदर में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसको इस तरीके से भी हम पढ़ के सीख सकते हैं। और अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं होगी। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है बेटा, कोई भी पैसे आपके नहीं लगने वाले हैं, बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उसके थ्रू मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में वेतन शीर्षक से आय में। चलो बाय बच्चा।